नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 2016 से लेके 2023 तक के जितने भी पेपर आपके आए हैं उन सभी के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करवा रहे हैं। और इन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्न में से आपके जैसे ये एसएसटी का पेपर है, तो अगर आप ये 5 साल के पेपर लगा लेते हैं 6 साल के, तो 100% 12 से 13 क्वेश्चन आपके इन्हीं पेपर में से फंसने वाले हैं। तो इस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 नंबर का सवाल है, तो इस क्लास से 13 नंबर आपके इजीली बन जाएंगे। लास्ट तक इस क्लास को आपको जरूर देखना है। हर हाल में फिलहाल ये 2023 का पेपर है जो जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। एक कुछ इस तरीके का हूबहू पेपर आपका आएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2023 का पेपर है ये। रोल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, नाम आप यहाँ पे डालेंगे और पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी से 6 साल के पेपर को मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। पहले क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन है इसको आप क्या मिनी संविधान और कहते हैं इसको। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान, ये जो आपका किया गया था वो बिल्कुल सही है, 1976 में किया गया था। राइट आंसर है 1976 में। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो न्याय पंचायत का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। जो आप प्रधानी का चुनाव वगैरह होता है वही न्याय पंचायत कहलाती है, तो उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत के कैग हैं। कैग का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन हिंदी में मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के कौन है। तो जब ये उस टाइम 2023 में पेपर आया था तो उस टाइम पे थे गिरीश चंद्र मुर्मू उस टाइम पे थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी राइट आंसर इसका हो जाएगा के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति अभी इसके भारत के कैग हैं। वर्तमान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति अभी राइट टाइम पे हैं। तो ये आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आंसर करके आएंगे के संजय मूर्ति, ना कि गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए चलते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चौथे क्वेश्चन में आपके पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये कथन किसने कहा था। तो अगर इस कथन की बात करें तो जितना भी मैंने सर्च किया किताबों में, तो ये कथन किसी ने भी नहीं दिया था कि भारत की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। ये कथन किसी ने नहीं दिया है बस। लेकिन अपना संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के सम्राट से मिलता जुलता है, संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। सो सामंतवाद का जो पतन हुआ वो 15वीं सदी में हुआ। वैसे राइट आंसर इसका 14वीं होगा। अगर आपको 14वीं मिले तो 14वीं करके आना, लेकिन अगर 14वीं नहीं दिए गए तो आप 15वीं पे आंसर टिक लगा के आएंगे। चलिए चलते हैं हमारे छठवें क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हो गए। छठवें क्वेश्चन की बात करें तो छठवां क्वेश्चन है सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। तो सबसे अच्छा जो लोहा माना जाता है वो आपका मैग्नेटाइट माना जाता है। कितना? मैग्नेटाइट माना जाता है। इसमें कितना 70% अच्छा लोहा होता है, 70% मैग्नेटाइट में। अकबर के नौ रत्नों में कौन सा रत्न शामिल नहीं था। ये आपका 7वां क्वेश्चन है। तो अकबर के 9 रत्नों में कौन सा नहीं शामिल था। तो अबुल फजल थे, उसमें तानसेन भी थे, फैजी भी थे, उसमें जो नहीं थे वो रैदास नहीं थे। तो रैदास इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, वो गूगल पे सर्च कर लें कि 9 रत्न कौन कौन से थे। तो अबुल फजल हैं, तानसेन है, फैजी हैं और रैदास नहीं थे उसमें से। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर की हत्या की थी। उनके ससुर का नाम क्या था? जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी उस पर बैठा था सम्राट की गद्दी पे। ये आपने जो अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावती मूवी आई होगी उसमें भी आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी, जलाउद्दीन खिलजी की। तो कभी कभी आपको मूवी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मूवी भी देखनी चाहिए। जोहर प्रथा प्रचलित थी। और जोहर प्रथा भी आपको अगर आपने देखी होगी तो जोहर प्रथा किसमें? राजपूत काल में, राजपूतों की शान होती थी जोहर प्रथा। तो जो लेडीज होती थी वो राजपूत काल की करती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजपूत काल। तो मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज आपको जरूर देखनी चाहिए। चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है कि मुद्रा का नियमन कौन करता है। मुद्रा का जो नियमन है वो आपकी आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेबी नहीं करती है, ईडी नहीं करती है और इरडा भी नहीं करती है। तो राइट आंसर आरबीआई। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। जो 11वां क्वेश्चन आपके 2023 के पेपर में पूछा गया था वो था सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। अजंता में गुफाओं की संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत डाउट वाला है। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है। तो
अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 34 आंसर है इसका, लेकिन कुछ गुफ़ाओं को हटा दिया गया है या नष्ट हो गई हैं, तो कभी-कभी 32 भी इसका आंसर है, 31 भी है। तो आपको हमेशा जो आंसर मार के आना है, अगर वो 30 के करीब है, तो 30 लगा के आना। तो फिलहाल इसमें 30 आंसर आपको सही है। वैसे करेक्ट आंसर जब स्टार्टिंग में थी तो 34 एक करेक्ट आंसर था, लेकिन फिलहाल इसमें 30 दिया गया तो आपको 30 मार के आना है। 30 इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले भारत आज आने वाले चीनी यात्री कौन थे? जो सबसे पहले भारत आए थे वो चीनी यात्री कौन से थे? तो सबसे पहले जो भारत आया था चीनी यात्री वो फाहियान था। कौन था? वो था फाहियान, लेकिन फाहियान तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, फाहियान ऑप्शन में नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जो अब ऑप्शन में आप ऐसे लगा सकते हैं। देखो चीनी यात्री इनमें कौन सा था? सबसे भारत में आने वाला चीनी यात्री फाहियान आता था पहले नंबर पे, लेकिन फाहियान ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा जो चीनी यात्री होगा वो हमें लगाना होगा। अब हमें पता होना चाहिए कौन से यात्री कहाँ का है। तो मेगास्थनीज आपका कहाँ का था? ये ग्रीस देश का था। मेगास्थनीज ग्रीस का था। मार्को पोलो जो था वो इटली का था। कहाँ का था? मार्को पोलो इटली का था। और जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का था। इब्न बतूता मोरक्को का था। बचे कौन? हैंसांग। हैंसांग ही दूसरा चीनी यात्री था फाहियान के आने के बाद। फाहियान आया उसके बाद हैंसांग आया, तो करेक्ट आंसर आपका हैंसांग हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक, एक मिनट इन सबको हटा देता हूँ। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो भारत में वर्षा वाला स्थान मौसिनराम हो जाएगा, जो कि मेघालय में है। कहाँ पे? मेघालय, मौसिनराम। तो यहाँ पे मेघालय भी ऑप्शन में दिया गया, लेकिन मौसिनराम वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो करेक्ट आंसर आपको मौसिनराम लगाना है। क्या लगाना है? मौसिनराम करेक्ट आंसर लगाना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, तो 8 मिनट 3 सेकंड। कितना? 8 मिनट 3 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 8 मिनट 3 सेकंड। तो ये हो गए आपके 2023 के 15 क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन हर साल में से कहीं ना कहीं रिपीट होते ही हैं। तो अब 2022 के पेपर चलते हैं। ऐसे 6 पेपर में अगर आप सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं तो इन 6 पेपर में से ही आपके जो 14-15 क्वेश्चन आएंगे 2025 फरवरी में एग्जाम में, उन्हीं में से आपका पेपर में से हर हाल में 12 से 13 क्वेश्चन हर हाल में फंस जाएंगे इन्हीं 6 पेपरों में से। तो इन पेपरों के क्वेश्चन आपको हर हाल में सॉल्व करने हैं। चलिए चलते हैं 2022 के पेपर के पहले क्वेश्चन की तरफ। 2022 का जो पहला क्वेश्चन था कि हरिश्चरित्र के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट इज करेक्ट आंसर। हरिश्चरित्र के रचयिता बाणभट्ट थे। दूसरा, चालुक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? चालुक वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो पुलकेशन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशन द्वितीय। तीसरा, एक मिनट, बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो बी आकार की घाटी जो है वो आपकी कब बनती है? वो निचले मार्ग में बनती है। जब जो नदी होती है, जो नदी कुछ इस तरीके से होती है, जब इस तरीके से जो वो नीचे गिरती है तो वो बी आकार बनाती है। तो निचले मार्ग पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। तीसरा इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो आपका 5.5 है। तो दूसरा इज द करेक्ट आंसर। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? भृगु का निर्माण आपका समुद्र के किनारे होता है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा, भीमराव अम्बेडकर। ये तो सबसे सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो ज्वालामुखी से पदार्थ जो निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लावा कहते हैं उसको, लावा कहते हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है वो आपको हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। करेक्ट आंसर हाइग्रोमीटर, नॉट हाइड्रोमीटर, इट्स हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, जो 9वां क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे है आपके। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो मृत सागर है। कौन सा है आपका? मृत सागर इज द करेक्ट आंसर। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो धन्वंतरी आपके गुप्त काल के महान वैद्य थे। किस काल के? गुप्त काल के महान वैद्य थे। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने आपके 20 वर्ष शासन किया। 20 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष। चलिए चलते हैं आपके 12वें क्वेश्चन की तरफ। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन के पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मन। ज्वर प्रथा का प्रचलन देखिए, दूसरे पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने कहा था कि हर पेपर में क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। तो ज्वर प्रथा का प्रचलन किस में था? वो आपका राजपूत काल में था। राजपूत काल इज करेक्ट आंसर।
चलिए चलते हैं 14वें और 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2022 के लास्ट क्वेश्चन है। तो व्यय बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, व्यय बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो क्या कहलाता है? वो संतुलित बजट कहलाता है। जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो संतुलित बजट कहलाता है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादक का क्या कारण है? मतलब भारत में जो कृषि होती है उसमें निम्न उत्पादक होता है, मतलब कम उत्पादन होता है। उसका कारण क्या है? तो पिछड़ी तकनीक कारण भी है, छोटी जोत का छोटा आकार, मतलब छोटे छोटे खेत हैं, ये भी कारण है। शाख का प्रभाव, तो ये तीनों ही कारण है जिसके कारण हमारी खेती में कम खेती होती है, कम उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर चौथा, उपर्युक्त सभी। तो ये 2023 का पेपर हो गया। 2023 और 2022 के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हम 2021 की पेपर की तरफ। 21 का जो पेपर है वो आपके सामने है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 2021 के पेपर की, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। हरिश्चंद्र किस कवि के दरबारी थे? हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त, करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त के थे। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका, तो ये तो क्वेश्चन सरल आ ही गया। इंडिका की जो रचना की आपकी वो मेगास्थनीज ने की। किसने की? मेगास्थनीज ने की। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? वैसे चतुर्भुज मंदिर जो है वो ग्वालियर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो मुझे भी नहीं मिला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? जनता में, कौशाम्बी में, कालिंजर या खुजराहो में। आप 4 ऑप्शन है इसमें से, आप खुद लोग पता करिए, किताबों में ढूंढिए कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन आंसर मुझे भी नहीं मिला है। चलिए, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं। तो पत्र मुद्रा, चेक, हुंडी, बॉन्ड, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन हो चुका है, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं, कौन कौन सी हैं? जनसंख्या वृद्धि का है, बिल्कुल है, जनसंख्या वृद्धि भी है, बेरोजगारी भी है अर्थव्यवस्था के सामने, कृषि की दयनीय स्थिति ये भी है। तो ये तीनों ही जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने हैं। तो उपयुक्त सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, हिंदी किसकी हो? संघ की राजभाषा हो। और संघ कौन है? राज्यों का संघ। तो संघ की राजभाषा हो, संविधान में किस धारा में बताया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 343 इज द करेक्ट आंसर। 343 धारा में बताया गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा हो। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? शिक्षा जो वो है वो हमारी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का है, जिसपे केंद्र भी अपने वो बना सकती है नियम और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। तो समवर्ती सूची का मतलब दोनों लोग इस पे अपने अपने नियम बना सकती है। चलिए, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सूचनाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है, तार्किक सोच भी जरूरी है, क्रियाशीलता भी जरूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपभोक्ता जागरूकता की उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपका क्या दिया गया कि पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया? तो पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया। कितने गोलार्धों में बांटा गया? 4 गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को आपको किसने? भूमध्य रेखा ने, मीडियन ने काट रखा है, और उसको प्राइम मेरिडियन ने काट रखा, पूरब और पश्चिम को। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि मानसिन राम। देखा, मैंने कहा था क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मानसराम, मानसराम। अब एक क्वेश्चन ये नहीं दिख रहा होगा आपको, बिलीबिली, टाइफून आदि प्रकार हैं। तो बिलीबिली और टाइफून किसके प्रकार हैं? चक्रवात के प्रकार हैं। बिलीबिली और टाइफून चक्रवात के प्रकार है। तो 11 क्वेश्चन हो गए। बाकी वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। चलिए 13-14 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं सही तरीके से। 15वां क्वेश्चन दिख रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 15वां क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तो ये हो गया आपका 2021 का पेपर यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं हम 2019 के पेपर की तरफ। तो 2020 के पेपर की तरफ, सॉरी, ये है 2020 का पेपर। तो गाइस 2020 का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए आ जाइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया है? एक मिनट। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। तो 1191 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वैसे तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन को कहा जाता है। किसको? अमेजन को। लेकिन अमेजन ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका नील नदी हो जाएगा।
नील नदी इज द करेक्ट आंसर। अगर अमेजन ऑप्शन में होता तो अमेजन करके आते। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण पोपा नहीं है, विजुइयस नहीं है, फ्यूजियो नहीं है, स्ट्रोम्बोली इज द करेक्ट आंसर। क्या है आपका? स्ट्रोम्बेली। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का जो वो अनुच्छेद है वो आपका 14 से 18 है। कितना है? 14 से 18, जिसमें विधि के समस्त समानता, 15 होता है आपका लोक सेवा नियोजन के, 16 होता है लोक सेवा का नियोजन, और 15 होता है धर्म जाति के आधार पर, 16 होता है लोक सेवा नियोजन, 17 होता है असफलता, 18 होता है उपाधि का अंत। तो ये 14 से 18 समानता का अधिकार है। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में जिस सूफी संत की दरगाह है उसका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है? मोइनुद्दीन चिश्ती इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट किस प्रकार की मुद्रा है? तो बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा है। क्या है? साख मुद्रा है बैंक ड्राफ्ट। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवें क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कर आक्रमण किया? तो 1025 से 1026 के बीच में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए चलते हैं हम नौवें क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने किया था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किया था। चलिए चलते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है? तो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 20%। कितनी होगी? टोटल 98%। बाकी के 2% में सभी गैसें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य गैसें हैं वो सभी 2% में आती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टानें आपकी संगमरमर भी होती हैं, स्लेट भी होती है, क्वार्टजाइट भी होती है, ग्रेनाइट नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया? तो वो दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। अश्व अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? अश्व अक्षांश 30 डिग्री से संबंधित है। किससे? 30 डिग्री से। उत्तरी और दक्षिणी 30 डिग्री। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। क्या है? महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? महासागरीय धारा। 15 हो गया आपका। 2020 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। किसका? 2020 का। आप चलते हैं 2019 के पेपर की तरफ। ये आपका आ गया 2019 का पेपर। 2019 के पेपर में पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो गुप्त संवत का प्रारंभ आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, ना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी? किसकी की थी? धम्म घोष की घोषणा की थी। किसकी की थी? धम्म घोष की। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो जो स्वर्ण मुद्रा थी गुप्तकालीन में उसको दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था उसको। दीनार इज द करेक्ट आंसर। गुप्तकालीन में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रायन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो त्रायन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसमें? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ये करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है? पल्लवों का जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है वो आपका कहाँ? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में है। तो करेक्ट आंसर महाबलीपुरम। चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद, ये क्वेश्चन सरल है, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता। 8वें क्वेश्चन, कृष्ण देवराय के दरबार में आठ दिग्गज जो थे, अष्ट दिग्गज थे, वो कौन थे? वो थे 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। 8 मंत्री गलत आंसर है। 8 तेलुगु कवि इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं। मानसूनी पवन क्या कहलाती है? मानसूनी जो पवनें होती हैं वो मौसमी पवन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मौसमी पवन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मौसमी पवन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है? वायुमंडल में गैस की मात्रा हर बार हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन्हीं पेपर में से आपका क्वेश्चन का आंसर, जितने भी ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो ये आप सभी याद करते चलिए। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 66 सही 1/2 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। तो 66 सही 1/2 डिग्री में जो कटिबंध पाया जाता है, ताप कटिबंध, वो शीत कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध, वो सॉरी शीत कटिबंध, शीतोष्ण नहीं, शीत कटिबंध।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 11 क्वेश्चन तक हो गए। 12वें क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सूचियां हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भारतीय संविधान में सूचियां तो कभी पूछा ही नहीं, अनुसूचियां पूछी जाती हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां नहीं पूछी गई, सूचियां पूछी गई। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कौन कौन सी हो जाएंगी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते 14 क्वेश्चन की तरफ, वो 13वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के 2 अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीट हो रहा है, हर बार पेपर में आ रहा है। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो शेयर मार्केट। कौन बनाता है? शेयर मार्केट, करेक्ट आंसर। चलते हैं, मूल्य मापक कार्य का मुद्रा का है। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का किस प्रकार का कार्य है? प्रमुख कार्य। क्या है? प्रमुख कार्य है। तीसरा इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मूल्य मापक का प्रमुख कार्य है। मूल्य मापक कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। ये तो हो गए आपके कितने पेपर की बात? 2019 के पेपर की बात। अब चलते हैं 2017 और 2016 के पेपर की तरफ। आ जाइए 2017 के पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया? मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो सोमनाथ, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी रिपीट, वही क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं। तो 1025 से 1026 ईस्वी। कब? 1025 से 1026 ईस्वी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी किस राजा के साथ युद्ध हुआ? तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किसके साथ हुआ था? आपका पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट। मैंने क्या कहा आपको? वही पेपर आएंगे, वही आंसर आएगा, बस आपको करना क्या है? बस यही क्वेश्चन को रट लीजिए जो मैं आपको कराते जा रहा हूँ। वही क्वेश्चन आपके 12 से 13 क्वेश्चन यही फंस जाएंगे। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? आपको को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएगा। चलिए, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली शासक बना। किस शासन में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना? तो गयासुद्दीन दिल्ली का जो शासक बना था वो आपका कब बना था? वो 1266 ईस्वी में। करेक्ट आंसर 1266 ईस्वी में। चले चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षा थी। तो चौथे क्वेश्चन के बाद ये पेपर दूसरा लग गया। आप एजुकेशन का पेपर लगा दिया उन लोगों ने, पेपर मुझे मिला नहीं, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन मिले हैं 2017 के पेपर के। तो ये 4 ही क्वेश्चन आप करिए। आप चलते हैं सीधे 2016 के पेपर की तरफ। आप देख सकते हैं ये पेपर दूसरा लगा दिया उन्होंने, एजुकेशन वाला लगा दिया। आप देख सकते हैं अति लघुत्तरी में भी फ्रोवेल, मूल का अर्थ, किंडरगार्टन, ये एजुकेशन का पेपर है। चलिए चलते हैं 2016 के एसएसटी के पेपर पे। तो 2016 का एसएसटी के पेपर में क्वेश्चन की बात करें, सेम क्वेश्चन वही है, रिपीट एक बार। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया था, अजंता में गुफाओं की संख्या। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, वही पेपर में क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके। अब आपका बस लास्ट पेपर रह गया है। अब तक आपने सभी क्वेश्चन लगा लिए, तो दैट मीन्स आपका तैयारी 90% हो चुकी है ऑप्शनल क्वेश्चन की। अजंता में गुफाओं की संख्या मैंने बताया आपको 34 है, लेकिन आप 30 आंसर लगा के आएंगे, तो 30 इज द करेक्ट आंसर। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक उज्जैन का था। कहाँ का था? उज्जैन का वायसराय था। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। किस सम्राट के शासनकाल में हुड्डों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो जो प्रथम बार आक्रमण किया था वो कुमारगुप्त के शासनकाल में प्रथम बार आक्रमण किया था। सबसे पहले भारत आया। अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा डाउटफुल वाला है। अब देख सकते हैं सबसे पहले भारत तो फाइयान आया था, लेकिन अब इसमें पूछा गया कि सबसे पहले कौन आया, तो फाइयान के ऑप्शन ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हम किसको मानेंगे? करेक्ट आंसर हैंसांग हो जाएगा, क्योंकि फाइयान के बाद हैंसांग ही आया था भारत में। तो करेक्ट आंसर इज हैंसांग। और मैगस्थनीज भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा ही गया, तो ये क्वेश्चन को ही गलत ठहराया जा सकता है। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित के रचयिता, आप भी ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वें क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी चौथी बार रिपीट हो रहा है। 1191 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर तराइन का प्रथम युद्ध 1191। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना आपके गोपाल ने की थी। गोपाल इज द करेक्ट आंसर। गोलमाल वाला गोपाल नहीं, ये अलग गोपाल थे पाल वंश के। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ये क्वेश्चन भी तीसरी बार रिपीट हो रहा है। चालुक्य वंश के जो वो थे सबसे प्रतापी राजा, वो पुलकेशन द्वितीय थे। क्या थे? पुलकेशन द्वितीय। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्माण सभा के कौन अध्यक्ष थे? भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए, भूजल स्रोत क्या है? वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जल के स्रोत हैं। किसके?
तीनों जल के स्रोत उपयुक्त सभी। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, किस पर चमकता है? मकर रेखा पर। किस पे चमकता है? मकर रेखा पे। मकर रेखा एक द करेक्ट आंसर। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, किससे मानक समय निर्धारित किया जाए? तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार। चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, ये तत्व यानी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका MC शीतलवाड़ का। किसका है? MC शीतलवाड़। और MC शीतलवाड़ ही आपके पहले कौन थे? महान्यायवादी थे पहले। MC शीतलवाड़ पहले न्यायवादी थे, महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलिए ये तो हो गए 14 क्वेश्चन। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर आपके इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों ही आप बोल सकते हैं, तो इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2016 का पेपर आपको यहीं पे समाप्त होता है और आपकी क्लास भी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो 100% आपके 12 से 13 क्वेश्चन इसी पेपरों में से फंसने वाले हैं। तो इस मैराथन को लाइक कर दीजिए, क्लास को आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपको ये PDF चाहिए जिससे आप इसको रेगुलर रिपीट करते रहें इन क्वेश्चनों को, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ये PDF मैं डाल दूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी DLED से रिलेटेड बहुत सारी मैराथन और क्लासेस आने वाली हैं, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूँ एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।